हेलो एवरीवन, मैं सुरेश चौधरी, फैकल्टी ऑफ राउस करियर इंस्टीट्यूट, देहरादून एंड जयपुर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स इन रेनफेड एरियाज। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया ड्राउट एस्केपिंग के बारे में, ड्राउट टॉलरेंस एंड ड्राउट रेजिस्टेंट के बारे में। आज का जो लेक्चर है वो हमारे सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन को लेके है। सबसे पहले आप ये देखिएगा क्या सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स इन रेनफेड एरियाज। सबसे पहले दो कंपोनेंट की बात करेंगे, कौन सा? एक आपका सोइल एंड सेकंड वन इज वाटर। कितने कंपोनेंट्स की बात हो रही है? दो कंपोनेंट्स की बात हो रही है, पहला आपका सोइल और दूसरे आपका वाटर। अगला जो वर्ड्स है वो क्या है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन से मेरा क्या मतलब है? सेविंग, यानी किसकी बात करेंगे? बचाने की बात करेंगे भाई। किसकी बात करेंगे? सेविंग की बात करेंगे। अगला कौन सा है आपका? रेनफेड एरियाज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनफेड एरियाज? दोज एरियाज दैट एंटायरली और सोलली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल वाटर। ये जो आपका रेनफेड एरिया है ये किस पे डिपेंडेंट है? आपका सोलली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? रेनफॉल के ऊपर। solely or entirely dependent on rainfall. Entirely dependent on rainfall. कि सबसे पहले दो कंपोनेंट्स की बात की, एक सोइल एंड वाटर, दूसरा किसकी बात की? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन से मेरा क्या मीनिंग है? सेविंग, यानी बचाने की बात हो रही है। किसको बचाने की बात हो रही है? सोइल एंड वाटर को। किसके अंदर? रेनफेड एरियाज के अंदर। और रेनफेड एरियाज से मेरा क्या मतलब है कि दोज एरियाज दैट सोलली और एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। तो रेन वाटर इज द की इनपुट इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। कि जो आपका रेनफेड एरियाज है ये किस पे डिपेंडेंट है? रेनफॉल पे। रेनफॉल के अलावा कोई इरिगेशन फैसिलिटीज या इरिगेशन सोर्सेज अवेलेबल नहीं है किसके पास? रेनफेड एरियाज के पास। तो यहाँ पे जो रेन वाटर है वही हमारा क्या है? की इनपुट है। तो रेन वाटर इज द की इनपुट इन रेनफेड एरियाज। तो जो रेन वाटर है उस रेन वाटर का हमें कंजर्वेशन करना है किसके अंदर? रेनफेड एरियाज के अंदर। अब रेन वाटर के कंजर्वेशन के लिए जिन टेक्निक्स या जिन मेथड का हम एडॉप्शन करेंगे वही क्या है? आपकी सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स इन रेनफेड एरियाज। कि आपका ऐसा एरिया है जहां पे रेन वाटर ही आपका क्या है? की इनपुट है किसके लिए? आपकी क्रॉप के उत्पादन के लिए। उस एरिया में हम जिन मेथड्स के हेल्प से वाटर का कंजर्वेशन करेंगे या सोइल का कंजर्वेशन करेंगे, इनको बचाने की कोशिश करेंगे, वही टेक्निक्स आपकी क्या है? सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है कि जिनके माध्यम से हम रेनफेड एरियाज के अंदर सोइल एंड वाटर का कंजर्वेशन करेंगे? बेसिकली हम 4 टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज इन सिटू सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक्स। कौन सी? इन सिटू सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। सेकंड वन इज मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। एंड थर्ड वन इज किसकी बात करेंगे? फॉरेस्ट्री मेजर। एंड फोर्थ वन इज एग्रो एस्ट्रोलॉजिकल मेजर। किसकी बात करेंगे? एग्रो एस्ट्रोलॉजिकल मेजर। वन बाय वन डिस्कस करेंगे एक एक टेक्निक्स के बारे में। तो फर्स्ट वन इज इन सिटू सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। देखिएगा भाई एक बार, आपकी जो सबसे पहली टेक्निक है वो कौन सी है? आपकी इन सिटू सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। इससे मेरा क्या मतलब है? ये मान के चलिए आपके पास क्या है? ये 1 हेक्टेयर का लैंड है भाई। किसकी बात करेंगे? 1 हेक्टेयर के लैंड की बात करेंगे। ये मेरे पास क्या है? 1 हेक्टेयर लैंड है, यानी मेरे पास 1 हेक्टेयर का क्या है? फील्ड है भाई। इस 1 हेक्टेयर के फील्ड के अंदर, यानी 1 हेक्टेयर के फील्ड की किसकी बात करूं? तो मैं बाउंड्री की बात करूं, विथ इन द बाउंड्री। ये क्या है? आपके 1 हेक्टेयर की क्या है? बाउंड्री है भाई। अब यहां पे जो आपका क्या, किसकी बात करेंगे? रेनफॉल की बात करेंगे भाई। यहां पे जो आपका क्या रेनफॉल होगा, यानी रेन वाटर की बात करेंगे। क्या होगा? आपका रेनफॉल।
अब रेनफॉल से जो रेन वाटर इस फील्ड को मिलेगा, अगर उस रेन वाटर का हम कंजर्वेशन करें किसके अंदर, इसी फील्ड के अंदर, क्या, एज ए सोइल मोशन, कि जितना आपका रेनफॉल हुआ उस रेन वाटर का हम अगर विथ इन द बाउंड्री, जो फील्ड की बाउंड्री है, इस फील्ड की बाउंड्री के विथ इन ही क्या करे, सोइल मॉइस्चर में एज ए मॉइस्चर हम अगर उस वाटर का कंजर्वेशन करें तो वही क्या है हमारा इन सिटू सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। इन सिटू का मतलब ही क्या है, खेत के अंदर, कि जिस फील्ड के अंदर रेनफॉल हुआ या जिस फील्ड के अंदर बारिश हुई उसी रेनफॉल वाटर का क्या करे हम कंजर्वेशन कर दे एज ए मॉइस्चर, उसी को क्या कहेंगे, इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। क्लियर है भाई आपका। अब अगर हम आगे जितनी भी मेथड्स की बात करेंगे, हम ऐसी अगर मेथड्स एडॉप्ट करते हैं जिनके जरिए हम विथ इन द बाउंड्री ऑफ फील्ड, यानी फील्ड की बाउंड्री के अंदर ही अगर रेन वाटर का कंजर्वेशन कर देते हैं एज ए सोइल मॉइस्चर, तो वो हमारी कौन सी मेथड है, सारी आपकी इन सिटू सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेथड्स। अब वो ऐसी कौन कौन सी मेथड्स है जिनके बेसिस पे हमें मॉइस्चर कंजर्वेशन करते हैं, जैसे आगे बात करेंगे कंपार्टमेंटल बंडिंग, डेड फर्रो, रिज एंड फर्रो, डेड फर्रो, ये सारी किसके मेथड है, आपके इन सिटू सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेथड। चलिए भाई आगे ये देखिएगा, इन सिटू सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, स्टोरेज ऑफ रेनफॉल और रेन वाटर एट द प्लेस वेयर रेनफॉल अक्यूर फॉर इट्स इफेक्टिव यूजेज इज नोन एज इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन। यही मैंने आपसे कहा कि जिस फील्ड के अंदर आपका रेनफॉल हुआ उसी फील्ड के अंदर रेन वाटर को हम एज ए मॉइस्चर स्टोर करते हैं, तो वही आपका क्या है, इन सिटू सोइल मॉइस्चर प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी मेथड्स आपकी, फर्स्ट वन इज किसकी बात करेंगे, रिज एंड फर्रो मेथड, बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है आपके रेनफेड एरियाज में मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए, तो बड़े ध्यान से पढ़ना। जितनी सारी मेथड है सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इन सिटू सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेथड्स की बात करेंगे, और ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स है भाई। फर्स्ट वन इज रिज एंड फर्रो मेथड, क्या, रिज एंड फर्रो इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन मेथड। रिज एंड फर्रो से मेरा क्या मतलब है, देखिएगा भाई, थ्योरी पे बाद में ध्यान दीजिएगा, पहले एक बार इधर देखिएगा सारे लोग। हमने क्या किया कि जो भी हमारे लैंड का स्लोप है उस स्लोप के एक्रॉस मैंने क्या बना दिया, फर्रो और रिज बना दिया भाई। ये देखिएगा मैंने क्या बना दिया, फर्रो और रिज बना दिया, किसके एक्रॉस, स्लोप के एक्रॉस। ठीक है भाई, मैंने रिज बना दी और फर्रो बना दी। अब अगर मैं फर्रो की विड्थ की बात करूं, कौन सी, अगर मैं इस फर्रो के विड्थ की बात करूं तो कितनी होगी आपकी, 30 से 45 सेंटीमीटर। रिज एंड फर्रो के अंदर जो फर्रो की विड्थ है वो कितनी होगी, 30 से 45 सेंटीमीटर। अब जो फर्रो की डेप्थ होगी, डेप्थ कितनी होगी आपकी, 15 से 20 सेंटीमीटर। फर्रो की डेप्थ कौन सी होगी, यानी सरफेस ऑफ द रिज विल बी टॉप पोर्शन ऑफ द फर्रो, यानी आपके जो रिज का सरफेस होगा, ये देखिएगा भाई, ये क्या है, ये अपना फर्रो, ये क्या है, रिज है, ये रिज का आपका सरफेस है, दूसरी रिज का सरफेस आपका ये है। इन दोनों के सरफेस के बीच की जो डेप्थ है वही क्या है, आपकी फर्रो डेप्थ है भाई। यानी आपके जो रिज की सरफेस होगी और फर्रो का क्या होगा, टॉप पोर्शन होगा। एक बात याद रखना, जितने आपके फर्रो की डेप्थ होगी उतनी आपके रिज की हाइट होगी भाई। जो फर्रो है उसको हम डेप्थ में कंसीडर करते हैं और जो आपकी रिज है उसको हाइट के अंदर कंसीडर करते हैं, दोनों बात आपकी एक ही है। कभी भी अगर किसी फर्रो की डेप्थ 15 सेंटीमीटर है तो आपके रिज की हाइट कभी भी 25 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि आपके जो फर्रो का बॉटम है वही क्या है, आपके रिज का बॉटम है, और जो आपके रिज का सरफेस एरिया है या अपर पोर्शन है वो किसका टॉप पोर्शन है, आपके फर्रो का टॉप पोर्शन है। यानी जो दोनों रिज की सरफेस है, इन सरफेस के बीच में क्या है, आपका फर्रो है। इस फर्रो की आपकी डेप्थ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो रिज की हाइट भी तो 15 सेंटीमीटर होगी, कि जितनी रिज की आपकी टॉप पोर्शन होगा उतना ही आपका जो वाटर फ्लो है वो फर्रो के अंदर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो आपकी डेप्थ और हाइट है दोनों की हमेशा सेम रहती है भाई। तो किसकी जो फर्रो की विड्थ होगी 30 से 45 सेंटीमीटर और हाइट कितनी या डेप्थ कितनी होगी आपके 15 से 20 सेंटीमीटर। अब इसकी जो किसकी बात करें, रो की बात करें या रिज की बात करें, अब जो रिज की विड्थ होगी वो क्या होगी, विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, वो क्या होगी, लेस होगी भाई। अब विड्थ की अगर लेस होगी तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन प्लांटिंग कर सकते हैं। यानी आपकी जो ये रो है ये कैसी प्लांटिंग के लायक है भाई, सिंगल प्लांटिंग के लायक रो है। किसकी बात करेंगे, सिंगल प्लांटिंग की बात करेंगे। सिंगल प्लांटिंग कर सकता हूं मैं।
यानी सिंगल प्लांटिंग से मेरा मतलब है अगर मैं इसके अंदर अगर मैं क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स की सोविंग करता हूं तो मेरे लिए वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा इकोनॉमिकल? क्योंकि जो आपकी क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स है उनमें जो रो टू रो डिस्टेंस क्या होगी आपकी, कम होगी। बट यहां तो रो टू रो डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 30 से 45 सेंटीमीटर। अब अगर मैं वीट या राइस की ग्रोविंग करना चाहूं तो वीट या राइस का जो आर इंटू पी यानी रो इंटू जो प्लांट डिस्टेंस है वो कितना आपका 20 इंटू 10 सेंटीमीटर होगा। यानी रो का डिस्टेंस होगा 20 सेंटीमीटर, बट यहां कितना है आपका 30 से 45 सेंटीमीटर। यानी मैं जो मेरा फील्ड है उसमें मैं प्लांट की ऑप्टिमम पॉपुलेशन को क्या नहीं कर सकता, यहां पे इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जो फर्रों की विड्थ है वो तो 30 से 45 सेंटीमीटर होगी। तो मेरी अब जो दोनों प्लांट्स है उन्हें जब दोनों रो है जो बिटवीन द रो मेरा स्पेस कितना हो गया 30 से 45 सेंटीमीटर, जबकि वीट की ऑप्टिमम पॉपुलेशन के लिए कितना होना चाहिए 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। बट ये क्या हो रहा है ज्यादा, यानी लगभग आपकी हाफ पॉपुलेशन हो जाएगी और ये किसी भी फार्मर के लिए इकोनॉमिक नहीं होगी। हाँ, अगर विथ इन द मैं रो की बात करूं तो हम जो प्लांट पॉपुलेशन है उसको मेंटेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विथ इन द रो क्या कर सकता हूं मैं, प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकता हूं, पर बिटवीन द रो कभी भी मेंटेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्रो की विड्थ होगी वो ज्यादा होगी, इसलिए जो क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स है उनको तो मैं कभी भी इसमें ग्रो नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा। एक दूसरी समस्या क्या है, सिंगल लाइन प्लांटिंग करनी पड़ेगी, यानी मल्टीपल लाइन प्लांटिंग हमें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो रो है, रो की विड्थ क्या है आपकी, लेस है, और लेस विड्थ की वजह से क्या हम मल्टीपल जो लाइन प्लांटिंग नहीं कर सकते भाई। क्यों? क्योंकि मैं इसमें जो सिंगल प्लांटिंग कर सकते हैं यार, सिंगल लाइन प्लांटिंग ही फॉलो कर सकते हैं। तो किसके लिए सुटेबल होगी, आपके वाइड स्पेस क्रॉप के लिए। क्योंकि आप किसकी बात कर लीजिए, बाजरे की बात कर लीजिए, मेज की बात कर लीजिए, इनके लिए जो आर इंटू पी होगा वो आपका कितना 45 टू 65 मल्टीप्लाई कितने की बात करेंगे इंटू आपका 15 सेंटीमीटर। यानी आपका जो बाजरा है, सोरगम है या मेज है, इन सब की जो आर इंटू पी होगी कितनी आपकी, यानी रो टू रो डिस्टेंस कितना होगा 45 से 60 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पे इनको 45 सेंटीमीटर मिल रहा है दोनों को रो के बीच में। दूसरा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होगा 15 सेंटीमीटर, और हम विथ इन द रो कितनी भी पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, या डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। हमारी डिजायरनेस के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं विथ इन द रो, बट बिटवीन द रो नहीं कर सकते। तो वाइड स्पेस क्रॉप के लिए क्या आपका रिज एंड फर्रो मेथड सुटेबल होता है, बाकी जो आपकी कौन सी जो क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स है उनके लिए मेथड सुटेबल नहीं होगी या इकोनॉमिक नहीं होगी भाई। समझ आया? दूसरा क्या, अब मॉइस्चर कंजर्वेशन कैसे करेगा भाई? अगर हमने सीधा अगर हमने क्या एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग फॉलो नहीं कर सकते भाई। क्या आप ब्रॉडकास्टिंग फॉलो नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि आप ब्रॉडकास्टिंग फॉलो करोगे तो ब्रॉडकास्टिंग में ये तो है नहीं कि आपका प्लांट एक जो सिंगल लाइन के अंदर आएगा, आपका यहां भी आ सकता है, विथ फर्रो के अंदर भी आ सकता है, रिज में भी आ सकता है। यानी एक जो प्लांट है उसका एक, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, ये मान लीजिए आप कि ढंग से जैसे मुझे सिंगल लाइन चाहिए, सिंगल लाइन हम ब्रॉडकास्टिंग से नहीं ला सकते भाई, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग से प्लांट क्या है, हम छिड़काव करेंगे और छिड़काव से आपका कहीं भी प्लांट ग्रोविंग हो सकती है। तो ब्रॉडकास्टिंग हम किसमें फॉलो नहीं करते, रिज एंड फर्रो मेथड के अंदर। दूसरा क्या है, इसमें हम क्या डिबलिंग या प्लांटर यूज कर सकते हैं, क्या डिबलिंग या प्लांटिंग के लिए प्लांटर यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिंगल सिंगल सीड की प्लांटिंग करेंगे, यानी वन लाइनर सोविंग करेंगे। याद रहेगा भाई? अब आ जाइए दूसरा, किसके अंदर ब्लैक और डीप ब्लैक सोइल के लिए सुटेबल होगा, क्या ब्लैक या डीप रेड सोइल के लिए सुटेबल होगा। बाकी सैंडी सोइल, रेड सोइल, इनके लिए आपका रिज एंड फर्रो मेथड सुटेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो रेड सोइल है उसके अंदर क्या बन जाता है भाई, पपड़ी बन जाता है। किसकी बात करूंगा मैं, क्रस्ट या पपड़ी की बात करूंगा, किसकी क्रस्ट बन जाती है भाई। और सैंडी सोइल की क्या इनफिल्ट्रेशन रेट आपकी ज्यादा होती है। इनफिल्ट्रेशन रेट की वजह से भी जो वाटर लॉसेज है वो ज्यादा हो जाते हैं, यानी परकोलेशन ज्यादा होगा भाई। जो परकोलेशन लॉसेज है वो ज्यादा होंगे किसके अंदर, सैंडी सोइल के अंदर। अब मॉइस्चर कंजर्वेशन कैसे करेगी आपके, कि जो सरफेस एरिया है उसका एक्सपोजर ज्यादा नहीं है। अब आपने क्या बना दिया, रिज एंड फर्रो बना दिया। अब जो वाटर के लिए जो एक्सपोजर एरिया है वो कौन सा है, ओनली फर्रो का है। रिज है, वहां से इवापोरेशन लॉसेज नहीं होंगे आपके, मिनिमम इवापोरेशन लॉसेज होंगे। यानी अब फील्ड की पूरी सरफेस, जितना आपका फील्ड का कंप्लीट सरफेस है उससे आपका इवापोरेशन नहीं होगा। कहां से इवापोरेशन होगा, आपका ओनली फर्रो से इवापोरेशन होगा। और इसमें जो वाटर मूवमेंट होगा वो क्या, सीपेज और परकोलेशन या इनफिल्ट्रेशन के जरिए होगा भाई। किसके जरिए, आपका इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, या किसके जरिए, सीपेज के जरिए। आपका इससे किसका, आपका इस फर्रो से इस फर्रो के अंदर वाटर किसकी वजह से आ सकता है, सीपेज की वजह से। तो याद रहेगा,
ये आपका क्या है, इवापोरेशन लॉसेज को रिड्यूस करता है और साथ ही साथ में जो इनफिल्ट्रेशन है उसको भी इंक्रीज करता है और जो सोइल के अंदर क्या मॉइस्चर कंजर्वेशन करता है। ये हमारी कौन सी प्रैक्टिसेज है, इन सिटू मॉइस्चर मेजरमेंट या मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। क्यों, क्योंकि हमने फील्ड के अंदर किया, उसी 1 हेक्टेयर के अंदर किया, हमने बाहर से कोई प्रैक्टिसेज फॉलो नहीं की। दूसरा क्या करता है, जो आपका फर्रो है वो वाटर को क्या करता है, गाइडेंस देता है भाई कि वाटर है अगर आपका हाइट से नीचे की ओर आएगा, कि जहां आपका ज्यादा हाइट होगा फील्ड का उससे लो हाइट की ओर वाटर मूवमेंट करेगा, किसके अकॉर्डिंग, फर्रो के अकॉर्डिंग। तो फर्रो आपके वाटर के गाइडेंस का काम भी करता है, किसके अंदर, रिज एंड फर्रो मेथड के अंदर। अब किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया सारा। अब एक बात, इसके अंदर जो ड्रॉबैक है, जो कमी है वो क्या है, मुझे कोई बता सकता, किसके अंदर जो ड्रॉबैक है वो क्या हो सकता है भाई, कि जो आपकी रिज एंड फर्रो मेथड है उसका ड्रॉबैक क्या है। देखो, एक की वीकनेस दूसरे की स्ट्रॉन्गनेस बनती है भाई। कोई आपके दो अच्छे दोस्त है, दोनों में बड़ा पहले से अच्छा प्यार प्रेम है, एक टाइम झगड़ा हुआ और एक की वीकनेस दूसरे को पता है तो दूसरे की स्ट्रॉन्गनेस बन जाती है भाई। इसी तरीके से इस मेथड का जो ड्रॉबैक होगा वो कहीं ना कहीं दूसरी मेथड का क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग पार्ट बनेगा। तो क्या इसका ड्रॉबैक हो सकता है कि जो दूसरी मेथड का स्ट्रॉन्ग पार्ट हो सकता है, बताता हूं, पहले इसको पढ़ लीजिएगा भाई एक बार, आ जाइए। रिज एंड फर्रो मेथड, द फील्ड मस्ट बी फॉर्म्ड इनटू रिज एंड फर्रो। यही मैंने आपसे कहा कि जो फील्ड है उसका हम डिवाइडेशन कर देंगे किसके अंदर, रिज एंड फर्रो के अंदर। फर्रो ऑफ 30 to 45 सेंटीमीटर विद एंड 15 to 20 सेंटीमीटर हाइट आर फॉर्म्ड अक्रॉस द स्लोप। यही मैंने आपसे कहा कि जो फर्रो की विद होगी वो कितनी, आपके 30 से 45 सेंटीमीटर होगी, और जो आपके फर्रो की डेप्थ होगी वो कितनी, 15 से 20 सेंटीमीटर। और वही आपके किसकी डेप्थ होगी, रिज की। रिज की जो हाइट होगी वो भी 15 से 20 सेंटीमीटर होगी आपकी। चलिएगा भाई, इट इज सुटेबल फॉर मीडियम डीप टू डीप ब्लैक सोइल एंड डीप रेड सोइल। यही मैंने आपसे कहा था। देखो, जब भी आपसे पूछा जाए कि रिज एंड फर्रो मेथड किस टाइप की सोइल के लिए सुटेबल है, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्लैक एंड डीप ब्लैक एज वेल एज डीप रेड सोइल। याद रहेगा। आगे देखिए भाई, इट कैन बी practiced in wide row space crop like cotton, maize, chilies and tomato। ये मैंने आपको बता दिया क्या रीजन है वाइड स्पेस क्रॉप में कि सुटेबल होती है। क्यों, क्योंकि जो फर्रो की विड्थ है वो 30 से 45 सेंटीमीटर होगी और क्लोज ग्रोविंग में जो रो टू रो डिस्टेंस होगा वो आपका लेस देन 30 सेंटीमीटर होगा। तो जितनी भी लेस देन 30 सेंटीमीटर वाली आपकी क्रॉप्स की जो ग्रोविंग है वो इसमें सुटेबल नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए इकोनॉमिक नहीं होगी भाई। It is not suitable for shallow red soil, shallow black soil and sandy and gravelly soil. It is not suitable for broadcast sown crops and for crops sown at closer row spacing less than 30 सेंटीमीटर। यही मैंने आपसे कहा कि ब्रॉडकास्टिंग सुटेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग है वो क्या, एक रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है भाई, कि एक जो हमने चाहा है कि हमने वन लाइनर सोविंग करनी है, और ब्रॉडकास्टिंग कभी भी वन लाइनर जो सोविंग है उसको फॉलो नहीं करता है। वो क्या, आपके रेंडमली, कि आपका सीड कहीं भी रेंडमली जहां गिर गया वहीं से क्या जर्मिनेट करना या ग्रोविंग करना स्टार्ट कर देगा भाई। इसलिए उसको भी हम फॉलो नहीं करते। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो फर्रो के अंदर हम क्रॉप ग्रोविंग नहीं करेंगे, रिज के ऊपर क्या करेंगे, क्रॉप ग्रोविंग करेंगे। और आपका ब्रॉडकास्टिंग कभी भी फर्रो या रिज को सेपरेट नहीं करता है भाई। Since furrow are formed usually before sowing by dibbling or planting alone is possible। यही मैंने आपसे कहा कि जो आपका फर्रो है वो किसके द्वारा, सोविंग से पहले हम रेडी कर लेते हैं, उसके बाद में जो आपकी रिज है उस रिज के ऊपर किसकी मदद से, आपके जो डिबलिंग और प्लांटिंग है उसकी हेल्प से क्या कर देते हैं, सोविंग कर देते हैं। और 1 by 1 जो सीड की सोविंग करना है इसमें के अंदर क्या है भाई, पॉसिबल है। तो याद रहेगा, इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आगे चलिए भाई, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात आई इसके ड्रॉबैक की, कि जो इसका ड्रॉबैक, इसकी वीकनेस है वो दूसरे की स्ट्रॉन्गनेस होगी। क्या हो सकता है, अब देखिएगा भाई। अब इसके अंदर क्या है, यहां पे जो किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां पे हाइट ज्यादा है, यहां पे क्या है, हाइट आपकी ज्यादा है, और यहां पे आपकी हाइट क्या है, लो है। यहां पे जो आपकी हाइट है फर्रो में वो क्या है, लो है भाई। यहां पे क्या आपका लो हाइट है, वहां पे आपका हाइट ज्यादा है। अब जब भी आपका रेनफॉल होगा तो यहां भी आपका रेनफॉल होगा, यहां भी रेनफॉल होगा। ऐसा तो नहीं कि एक खेत में आधे में रेनफॉल हो गया, आधा सूखा रह गया, पूरे खेत में रेनफॉल हो रहा है। अब उस टाइम क्या है, इनफिल्ट्रेशन के लिए इसको भी समय मिल रहा है, इसको भी समय मिल रहा है।
बट जो अपॉर्चुनिटी टाइम होगा वो किसके पास ज्यादा होगा, इसके पास ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसने इसके ऊपर जो बरसात हुआ उसको तो इसने इन्फिल्ट्रेट किया ही। अब वहां पे अगर एक्सेसिव रेनफॉल होगा तो वो क्या आएगा, फर्रो की मदद से कहां, नीचे आएगा, जहां लो हाइट वाला पोर्शन है वहां पे आके एकुमुलेट होगा, और यहां एकुमुलेट होगा तो यहां का अपॉर्चुनिटी टाइम भी ज्यादा होगा। और अपॉर्चुनिटी टाइम से मेरा क्या मतलब है कि इनफिल्ट्रेशन के लिए आपके फील्ड को कितना टाइम मिलता है, वही क्या है आपका अपॉर्चुनिटी टाइम भाई। तो इसका अपॉर्चुनिटी टाइम ज्यादा होगा। इसके अब एक जगह अपॉर्चुनिटी टाइम ज्यादा है, एक जगह अपॉर्चुनिटी टाइम कम है, तो यानी जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है फील्ड के अंदर वो रिज एंड फर्रो मेथड नहीं करता है भाई। तो ये क्या है, ये इसका ड्रॉबैक है। अब इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि जो आपका वाटर मूवमेंट है वो हाइट से लो हाइट की ओर आके एकुमुलेट हो गया, यानी लो हाइट में अपॉर्चुनिटी टाइम को इंक्रीज कर दिया, और जो हाइट वाला पोर्शन है उसमें अपॉर्चुनिटी टाइम को डिक्रीज कर दिया, नीचे आके इंक्रीज कर दिया। कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं भाई? अगली मेथड हमारी कौन सी है, टाइड रिजिंग। यही बताते चलता हूं भाई मैं आपको, कौन सी है, टाइड रिजिंग। और टाइड रिजिंग से मेरा क्या मतलब है कि हम कितना 3 मीटर के इंटरवल पे, कितना 2.5 टू 3 मीटर इंटरवल पे क्या कर देंगे, दोनों बंड्स को, जो आपकी दोनों रो है, इन दोनों रो को एक बंड्स के माध्यम से क्या कर देंगे, बांध देंगे या कनेक्ट कर देंगे भाई। देखिएगा मेरा, एक तो आपकी कौन सी रो है, इधर आ जाइएगा भाई, ये आपकी ये रो हो गई, ये रो हो गई, रो नंबर 1 और रो नंबर 2। इन दोनों रो को मैंने क्या कर दिया, इन दोनों रो को मैंने कनेक्ट कर दिया एक बंड से। ये लो भाई, ये बंड से मैंने कनेक्ट कर दिया, कितने तक, हर 2.5 टू 3 मीटर इंटरवल्स पे, यानी एक जगह से मैंने यहां पे इन दोनों रो को क्या कर दिया, मैंने बंड के माध्यम से कनेक्ट कर दिया भाई। अब मैंने कनेक्ट कर दिया तो ये पानी ना तो उधर जाएगा, ये पानी ना इधर आएगा। अब यहां पे जितना रेनफॉल वाटर आएगा वो इसी के बीच में रहेगा। फिर मैंने 3 मीटर पे कर दिया, यहां पे रेनफॉल वाटर इसी के बीच में रहेगा। अब क्या होगा, सबके लिए क्या हो जाएगा, लगभग जो अपॉर्चुनिटी टाइम है वो सेम होगा। यानी हमने क्या कर दिया, दोनों जो बंड रो है उन रो को किसी बंड से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने की वजह से जो वाटर का मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, 3-3 मीटर के बीच में ही हो रहा है। यानी ये 3 मीटर का वाटर इधर नहीं जा रहा, इस 3 मीटर का वाटर इधर नहीं आ रहा भाई। इससे क्या हुआ, फील्ड के अंदर जो रेनफॉल है वो तो इक्वल हुआ है। अब रेनफॉल के अंदर जो वाटर एक्युमुलेशन होगा फील्ड के अंदर, सॉरी, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इससे पूरे फील्ड का जो अपॉर्चुनिटी टाइम है वो लगभग आपका सेम होगा। यही क्या है, आपकी टाइड रीचिंग है भाई। किसकी बात करेंगे, टाइड रीजन की। ये भी क्या करती है, इवापोरेशन लॉसेज को रिड्यूस करके क्या करती है, आपका मॉइस्चर कंजर्वेशन का काम करती है। साथ ही आपका इनफिल्ट्रेशन इंक्रीज करके भी क्या करती है, सोइल के अंदर एज ए मॉइस्चर सेविंग करती है। किसका, रेन वाटर का। याद रहेगा भाई। चलिए देखिए, चलो भाई पढ़िए, ये देखिएगा, ये क्या है, ये मैंने फर्रो की बात की। क्या है, फर्रो की बात की मैंने। इस फर्रो को मैंने क्या कर दिया, बंड के माध्यम से मैंने जो दोनों हमारी रो है इन रो को मैंने कनेक्ट कर दिया, किससे, बंड से। आप देखो सारी जितने भी आपके इंटरवल पे, यहां भी पानी भरा है, यहां भी वाटर का एक्युमुलेशन है, यहां भी वाटर का कलेक्शन हो रखा है। तो अब जो अपॉर्चुनिटी टाइम है वो लगभग क्या है, पूरे फील्ड का सेम है। पढ़िएगा भाई, टाइड रीजिंग को पढ़िएगा, एक बार रिवाइज कीजिएगा सारे। कि आपके क्या जो रिज एंड फर्रो मेथड है उसी का आपका मॉडिफिकेशन है, कौन सा, टाइड रीजिंग। देखिएगा भाई, it is a modification of ridge and furrow wherein the ridge are connected or tied by a small bund at 2 to 3 meter interval along the furrow to allow the rain water collection in the furrow which slowly percolated into the soil profile। यही मैंने आपसे कहा कि जो भी आपकी दोनों रो है उन दोनों रो को हमने क्या 2 to 3 मीटर के इंटरवल्स पे क्या कर दिया, बंड से कनेक्टेड कर दिया। इससे क्या वाटर का कलेक्शन होने लग गया आपके फर्रो के अंदर, और इससे जो परकोलेशन है वो भी इंक्रीज हुआ। परकोलेशन इंक्रीज हुआ तो जो वो वाटर है आपके सोइल के अंदर एज ए मॉइस्चर स्टोर हो गया। दूसरा ये भी क्या करेगा, आपके इवापोरेशन लॉसेज को रिड्यूस करेगा, क्योंकि जो लैंड है उसकी जो कंप्लीट सरफेस है उसको एक्सपोज नहीं करता है भाई इवापोरेशन के लिए। इट कंजर्व सोइल एंड मॉइस्चर इन रेड सोइल। रेड सोइल में सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए किसका यूज करते हैं, आपके टाइड रीजिंग का भाई। याद रहेगा। चलिए आगे, समझ आ गया टाइड रीजिंग। चलिएगा भाई नेक्स्ट, ब्रॉड बेंड एंड फर्रो मेथड की बात करेंगे। और आपने काफी पढ़ा होगा किसके बारे में, ब्रॉड बेड एंड फर्रो मेथड के बारे में। देखिएगा भाई, देखो नाम से ही क्या पता चल रहा है, ब्रॉड बेड एंड फर्रो मेथड।
यानी दो टर्म्स है, एक ब्रॉड बेड है और दूसरा फर्रो है। यानी एक तरफ तो क्या होगा, ब्रॉड बेड होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, आपका फर्रो होगा। दो टर्म्स है हमारे पास, देखिएगा भाई। ये क्या है, ये आपका ब्रॉड बेड है, ठीक है भाई। दूसरी तरफ भी क्या है, ये भी आपका ब्रॉड बेड है। इन दोनों ब्रॉड बेड के बीच में क्या है, आपका फर्रो है भाई। इससे आपको क्या समझ आया कि पहले हमने रिज एंड फर्रो मेथड पढ़ा, अब हमने ब्रॉड बेड एंड फर्रो मेथड पढ़ रहे हैं हम। दोनों में क्या डिफरेंट है भाई, कि दोनों का जो सेपरेशन है वो हम किसके बेसिस पे कर सकते हैं। मैंने क्या पढ़ा वहां पे, सिंगल लाइन प्लांटिंग फॉलो करते हैं। कौन सा, सिंगल लाइन प्लांटिंग फॉलो करते हैं, किसके अंदर, रिज एंड फर्रो मेथड के अंदर। क्यों, क्योंकि वहां पे जो विड्थ है, उस विड्थ की जो आपकी जो जो रिज है, रिज की विड्थ क्या होगी, आपकी कम होगी, और जो फर्रो की विड्थ है वो ज्यादा होगी। यहां पे क्या है, आपका जो ब्रॉड बेड है उसकी विड्थ क्या है, आपकी कितनी होगी, 90 से 120 सेंटीमीटर। लिख लीजिएगा भाई, कितनी, 90 से 120 सेंटीमीटर। ये जो आपका बेड है, इस बेड की विड्थ कितनी है, 90 से 120 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या कहा आपको कि जो वीट है, उस वीट की जो हम सोविंग करते हैं वो कितना, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर पे करते हैं। अब आपकी जो रो की डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस। यानी अब इसमें मैं इजीली वीट की कितनी रो, 5 रो लगा सकता हूं आराम से, 20 इंटू 20 इंटू 20 पे। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर में मल्टीपल क्या कर सकता हूं, लाइनिंग क्रॉप प्लांटिंग कर सकता हूं। क्या, मल्टीपल लाइन क्रॉप प्लांटिंग कर सकता हूं। देखो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, 5 और 6 लाइन। यानी इसमें जो क्रॉप की ग्रोविंग हो रही है वो एक ही बेड के अंदर क्या, 6 लाइनों के अंदर हो रही है, यानी मल्टीपल लाइन के अंदर हो रही है। तो सीधी सीधी बात क्या हो गई कि क्लोज ग्रोविंग क्रॉप के लिए सुटेबल मेथड है कौन सी, आपकी ब्रॉड बेड एंड फर्रो मेथड। सीधा सीधा हो गया, किसके लिए सुटेबल, आपके ब्रॉड बेड, जो ब्रॉड बेड एंड फर्रो मेथड है वो क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए सुटेबल है, यानी वीट वगैरह के लिए सुटेबल है आपकी। दूसरा भाई, फर्रो की बात करेंगे तो फर्रो की आपकी डेप्थ होगी वो कितनी होगी, आपकी 15 सेंटीमीटर। फर्रो की डेप्थ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो रिज की हाइट कितनी होगी, रिज की हाइट कितनी होगी भाई, 15 सेंटीमीटर होगी। मैंने क्या कहा आपसे, सरफेस ऑफ द रिज विल बी टॉप पोर्शन ऑफ द फर्रो, कि जो सरफेस का, जो रिज का आपका बेड का जो सरफेस है वो किसका टॉप पोर्शन होगा, फर्रो का टॉप पोर्शन होगा। तो जितनी फर्रो की आपकी डेप्थ होगी उतने आपकी रिज की हाइट होगी भाई। तो रिज की जो हाइट है 15 सेंटीमीटर और जो फर्रो की डेप्थ है वो भी 15 सेंटीमीटर। अब अगर आपका ज्यादा रेनफॉल हुआ, यानी मैं रेनी डेज की बात कर रहा हूं, रेनी डेज में आपका एक्सेसिव रेनफॉल होगा, यानी जितना मॉइस्चर को स्टोर करना था उतना सोइल ने एज ए मॉइस्चर स्टोर कर लिया, यानी सेचुरेटेड कंडीशन आ गई, जीरो टेंशन आ गया। इसके बाद आपका एक्सेसिव वाटर, स्टैंडिंग वाटर आ गया। अब स्टैंडिंग वाटर आ गया तो फर्रो एक तो क्या करेगा, आपका परकोलेशन का, जब फर्रो में आके वाटर कलेक्शन होगा तो परकोलेशन और इनफिल्ट्रेशन को इंक्रीज करेगा, यानी आपके जो सोइल है उसमें और भी मॉइस्चर को इंक्रीज करेगा, यानी सेचुरेटेड कंडीशन तक ला देगा भाई। इसके बाद जो एक्सेसिव वाटर होगा उसको क्या कर देगा, क्या वाटर को क्या बाहर निकाल देगा, यानी किसका, ड्रेनेज आउट कर देगा, यानी किसकी बात है, ड्रेनेज का काम भी करेगा भाई। ब्रॉड बेड एंड फर्रो किसका काम करेगा, आपके ड्रेनेज का काम करेगा। दूसरा किसका काम कर रहा है, मॉइस्चर कंजर्वेशन का काम कर रहा है। किसकी बात करेंगे, मॉइस्चर कंजर्वेशन की बात करेंगे। मॉइस्चर कंजर्वेशन का काम कर रहा है आपका, इनफिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। ये सारे काम कौन कर रहा है, आपके ब्रॉड बेड एंड फर्रो। अब इस फर्रो को क्या कर देंगे हम, एंड लाइन पे जाके, जो फील्ड का एंड है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी स्टोरेज फैसिलिटी है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ताकि जो भी एक्सेसिव वाटर होगा वो कहां पे जाके कलेक्शन हो जाएगा, उसका हमारे स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर, कि जो भी पॉन्ड है, रेजर्वोयर है, वहां पे जाके इसको कलेक्ट कर लेंगे, और जब भी क्रॉप के अंदर ड्राई स्पेल आएगा उसे एज ए लाइफ सेविंग इरिगेशन अप्लाई कर देंगे। अब क्या है, दूसरा आपका किसके लिए, सिंगल क्रॉपिंग के लिए तो सुटेबल है। मैंने बता दिया कि जो क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स यानी वीट का कल्टीवेशन करना चाहो इजीली कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मल्टीपल लाइन क्रॉप ग्रोविंग कर सकते हो। इंटर क्रॉपिंग के लिए भी सुटेबल होगा कौन सा, आपका ब्रॉड बेड एंड फर्रो मेथड। कैसे, समझिएगा भाई। कितनी, 90 से 120 सेंटीमीटर है आपकी, कितनी है, 90 से 120 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इंटर क्रॉपिंग करना चाहूं इसके अंदर, तो ये मान लीजिए आपने, मुझे क्या लगाना है, मुझे इसके अंदर मान लो वीट लगाना है भाई। किसकी सोविंग करनी है, वीट की। मैंने लगा दिया 20 इंटू 20 इंटू 20 सेंटीमीटर पे लगाता रहा मैं, या आके मैंने किसी और की सोविंग कर दी। ये भी हो सकता है आपको, मैंने यहाँ पे आपकी उड़द की सोविंग, मैंने आपके वो ग्राम की सोविंग कर दी, मस्टर्ड की सोविंग कर दी, ये भी हो सकता है। अगले में मैंने फिर से वीट की सोविंग कर दी।
तो इंटरक्रॉपिंग भी किसके अंदर किया जा सकता है, आपके ब्रॉड बेड एंड फर्रो के अंदर। दूसरा क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए भी सुटेबल है, कौन सा, आपका ब्रॉड बेड एंड फर्रो। और इसके साथ ही आप वाइड स्पेस क्रॉप की भी इसमें ग्रोविंग कर सकते हो भाई। तो आपकी क्या है, बेस्ट मेथड फॉर मॉइस्चर कंजर्वेशन। साथ ही क्या करेगी, इवापोरेशन लॉसेज को रिड्यूस करेगी। क्यों, क्योंकि आपका जो इवापोरेशन होगा मोस्टली कहां से होगा, आपके फर्रो से होगा, यानी जो आपके लैंड की सरफेस है वो कम एक्सपोज करेगा भाई। एक तो आपके पूरे लैंड की सरफेस एक्सपोज होती, यहां पे क्या होगी, आपके लैंड की कम सरफेस एक्सपोज होगी, इससे आपके जो इवापोरेशन लॉसेज है वो भी रिड्यूस होंगे। अब अगर किसी को ब्रॉड बेड एंड फर्रो नहीं समझ आया तो पूछ लीजिएगा भाई क्या होता है। देखिएगा भाई, पढ़िए। दिस प्रैक्टिस हैज बीन रिकमेंडेड बाय ICRISAT फॉर वटी सोल और ब्लैक सोइल इन हाई रेनफॉल एरियाज मोर देन 750 mm। कि ICRISAT ने कौन सी सोइल के लिए, वटी सोल ऑर्डर के लिए रिकमेंडेड किया किसको, ब्रॉड बेड एंड फर्रो को। ग्राउंडनट प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है कौन सा, ब्रॉड बेड एंड फर्रो। अब जो हाई रेनफॉल एरिया कौन सा, कि जहां पे कितनी बारिश हो रही है, आपके मोर देन 750 mm। यहां पे क्या, क्योंकि जो ब्रॉड बेड एंड फर्रो है वो आपके किसका, ड्रेनेज का काम भी कर देगा, यानी एक्सेसिव वाटर का रिमूवल भी कर देगा। इससे आपकी जो क्रॉप है उसके अंदर क्या, एक्सेसिव वाटर की वजह से भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपका क्या है, जो ब्रॉड बेड एंड फर्रो है ड्रेनेज का काम भी करेगा, मॉइस्चर कंजर्वेशन का काम भी करेगा, इंटरक्रॉपिंग का काम भी करेगा और सिंगल क्रॉपिंग का काम भी करेगा भाई। हियर बेड्स ऑफ 90 to 120 सेंटीमीटर विद 15 सेंटीमीटर हाइट एंड कन्वेंशनल लेंथ आर फॉर्म्ड सेपरेटेड बाय फर्रो ऑफ 60 सेंटीमीटर विद एंड 15 सेंटीमीटर डेप्थ। यही मैंने आपसे कहा कि जो लेंथ है वो तो डिपेंड करेगी टाइप ऑफ सोइल पे, किस पे, टाइप ऑफ सोइल पे। अगर आपने ब्रॉड बेड एंड फर्रो किसके अंदर, अगर आपने क्ले सोइल यानी वटी सोल ऑर्डर के अंदर अगर आपने अप्लाई किया है तो वहां पे आप लेंथ क्या रख सकते हो, ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि वहां की इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होगी, उसकी कम होगी। अगर आपकी मान लो कोई सोइल रेड है या थोड़ी सैंडी लोम सोइल है तो वहां पे इनफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगी। तो इसकी वजह से क्या, वहां पे जो लेंथ है उसको क्या करते हैं हम, रिड्यूस या कम करते जाते हैं भाई। जैसे जैसे आपकी इनफिल्ट्रेशन रेट बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम क्या, कि जो आपके फर्रो है उसकी लेंथ को रिड्यूस करते जाते हैं। फर्रो की जो विड्थ होगी 60 सेंटीमीटर और डेप्थ दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी, चाहे आप बेड की बात कर लीजिए चाहे फर्रो की बात कर लीजिए। इट इज सुटेबल व्हेन द स्लोप ऑफ द लैंड इज लेस देन 3%, कि जिस लैंड का स्लोप लेस देन 3% होगा उसके लिए कौन सा सुटेबल होगा, आपका ब्रॉड बेड एंड फर्रो मेथड। मोस्टली कौन से रीजन के अंदर जहां लेस देन 0.6% स्लोप होता है वहां भाई आपका मोस्टली अडॉप्ट करते हैं किसको, आपके ब्रॉड बेड एंड फर्रो मेथड को। कौन सी सोइल के अंदर, आपके वटी सोइल के अंदर भाई। वटी सोइल के अंदर जो क्ले सोइल है उसमें जो स्लोप है वो भी कम रखा जाता है, जबकि सैंडी सोइल के अंदर क्या आपका स्लोप भी ज्यादा होना चाहिए भाई। द लैंड लेवल टेकन एंड इट इज लेड यूजिंग आइदर एनिमल ड्रो और ट्रैक्टर ड्रोन रिज, कि जो आपकी रिज है इनको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, आपके जो एनिमल या जो ट्रैक्टर ड्रोन रिजर है उसका यूज करते हैं भाई। किसमें, ब्रॉड बेड एंड फर्रो में। आपने कभी गुजरात में देखा होगा जो ग्राउंड नट है वो मोस्टली उसमें जो मेथड एडॉप्ट करते हैं कल्टीवेशन की, कौन सी, ब्रॉड बेड एंड फर्रो। उसमें आपने देखा होगा जो आपका जो बुल्लक है उन बुल्लक का यूज किया जाता है किसके लिए, रिज मेकिंग के लिए। कहां पे, गुजरात में। कभी देखना आप जब भी यूट्यूब पे वीडियो देखो आप लोग कि आपको कौन सा मिलेगा, रिज मेकिंग भाई बुल्लक के जरिए किया जाता है। कहां पे, गुजरात वाले एरिया में। कंजर्व सोइल मॉइस्चर इन ड्राई लैंड, ये मैंने आपसे कह दिया कि ड्राई लैंड में क्या करेगा, आपके मॉइस्चर को कंजर्व करेगा। कंट्रोल सोइल इरोजन, किसको कंट्रोल करेगा, आपके सोइल इरोजन को। क्यों, क्योंकि हमने फर्रो बना दिया। अब उस फर्रो से जो वाटर है एक्सेसिव वाटर निकल के कहां जाएगा, आपके स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर, यानी रेजर्वोयर, पॉन्ड्स या टैंक्स के अंदर। अब क्या हो गया कि जो भी आपके बेड्स हैं उन बेड में जैसे एक्सेसिव वाटर होगा वो किसके अंदर आएगा, फर्रो के अंदर। अगर फर्रो नहीं होता तो कहीं ना कहीं सरफेस रनऑफ ज्यादा होता, और सरफेस रनऑफ होता तो आपका वाटर इरोजन होता। बट अब जो आपका वाटर इरोजन है उसको भी रिड्यूस करता है भाई ब्रॉड बेड एंड फर्रो, एंड सोइल कंजर्वेशन का काम भी करता है। एक्ट एज ए ड्रेनेज चैनल ड्यूरिंग हेवी रेनी डेज, यही मैंने आपसे कहा कि जब आपका हेवी रेनी डेज होगा उस रेनी डेज के ड्यूरिंग आपका किसका काम करेगा, ड्रेनेज का काम भी करेगा, यानी जो स्टैंडिंग वाटर है, एक्सेसिव वाटर है, उसके रिमूवल का काम भी करेगा भाई, याद रहेगा। चलिएगा आगे। फैसिलिटेट ड्राई सीडिंग, इट कैन एकोमोडेट ए वाइड रेंज ऑफ क्रॉप जियोमेट्री, यानी क्लोज एज वेल एज वाइड रो स्पेसिंग क्रॉप।
यानी इसकी जो क्रॉप जियोमेट्री है वो कैसी है आपकी, वाइड है। मैंने पहले ही कह दिया इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो भाई, क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स कर सकते हो या वाइड स्पेस क्रॉप की भी सोविंग कर सकते हो। तो जो एक वाइड क्रॉप जियोमेट्री है वो किसकी होती है, आपके ब्रॉड बेड एंड फर्रो मेथड की। इट इज सुटेबल फॉर बोथ सोल क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। सोविंग कैन बी डन विथ सीड ड्रिल्स। यही मैंने आपसे कहा कि किसके साथ कर सकते हो आप इसको, इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हो और सोल क्रॉपिंग भी कर सकते हो। और किसका यूज कर सकते हो, सीड ड्रिल का यूज कर सकते हो। किसके लिए, सीड सोविंग के लिए। जबकि आप रिज एंड फर्रो के अंदर सीड ड्रिल का यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि रिज की विड्थ क्या है आपकी, कम है, लेस विद है। उसमें क्या आपको डिपलिंग का यूज करना पड़ेगा, किसका, डिपलिंग का। यानी 1 बाय 1 सीड आपको क्या करना पड़ेगा, सोविंग करना पड़ेगा। किसके अंदर, रिज एंड फर्रो मेथड के अंदर। जबकि आप ब्रॉड बेड एंड फर्रो के अंदर किसका यूज कर सकते हो, सीड ड्रिल का यूज कर सकते हो भाई। When runoff occur, its velocity will be reduced by beds and infiltration opportunity time is increased. The furrow have a gradient of 0.6%। कि जहां पे आपका 0.6% ग्रेडियंट यानी स्लोप की बात करें, वहां हम कौन सी मेथड एडॉप्ट करते हैं, आपके मोस्टली ब्रॉड बेड एंड फर्रो मेथड। साथ ही साथ आपके क्या करेगी, जो आपके वेलोसिटी है यानी वाटर की वेलोसिटी की बात करें, उसको भी कौन, आपका बेड रिड्यूस कर देगा भाई। कैसे, कि आपका फर्रो है, आपका एक्सेसिव रेनफॉल हुआ, एक्सेसिव रेनफॉल हुआ तो जो बेड का वाटर कहां पे आएगा, आपके फर्रो के अंदर आएगा। अब फर्रो के अंदर वाटर आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके फर्रो के अंदर क्या, जो वाटर है वो पूरा आपका फर्रो वाटर से भर जाएगा और आगे की तरफ मूवमेंट करने लगेगा। तब और ज्यादा वाटर आएगा, तब आपका जो फर्रो का पानी किसके ऊपर आएगा, बेड के ऊपर। यानी जो वाटर का सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब भी आपके वाटर का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी भाई। एक तो आपकी रिवर है, एक तो रिवर आपके बड़े एरिया में अगर रिवर बहती है, उसका जो, उसके अगर भाव की बात करूं, कम होगा। एक आपकी कम एरिया में बहेगी, उसका भाव ज्यादा हो, सेम पानी होगा, यानी वाटर कंटेंट सेम है, बट एक तो बड़े क्षेत्र से गुजरता है, एक छोटे क्षेत्र से गुजरता है। भाव किसका तेज होगा, जो छोटे क्षेत्र से गुजरेगा। अब फर्रो का भाव तेज होगा भाई, फर्रो का भाव तेज होगा तो कहीं ना कहीं जो आपकी रिज है, उस रिज के अंदर कटान लगाएगा, कटान लगाए तो आपका वाटर इरोजन हो सकता है। इसलिए आपका जो फर्रो का वाटर कहां पे आ जाएगा, बेड के अंदर आ जाएगा। तो बेड से क्या होगा, आपका बेड में आने पे जो आपका सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होगा। और सरफेस एरिया अगर आपका इंक्रीज होगा तो आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज है तो इजीली आपके जो सोइल के पार्टिकल है वो मूवमेंट नहीं करेंगे भाई। इससे आपका जो वाटर इरोजन है वो भी रिड्यूस होगा। याद हो गया भाई, ब्रॉड बेड एंड फर्रो समझ आया। जिस किसी को कंफ्यूजन है वो पूछ लेगा भाई। आगे चले, याद हो गया, आगे चलिए भाई। अगला किसकी बात करेंगे, डेड फर्रो। किसकी बात करेंगे भाई, डेड फर्रो की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेड फर्रो। हमने रिज एंड फर्रो पढ़ा, टाइड रिजिंग पढ़ी, उसके बाद ब्रॉड बेड एंड फर्रो पढ़ा। अब किसकी बात है, डेड फर्रो की। क्या है डेड फर्रो का मतलब, जानते हो कोई। डेड फर्रो से मेरा क्या मतलब है, आप क्रॉप्स की 2 स्ट्राइप्स के बीच में देखिएगा भाई, ये क्या है, ये हमारा फील्ड है और इस फील्ड के अंदर मैंने क्या की, मैंने क्रॉप्स की सोविंग कर दी भाई। ये मानो मेरी 1 स्ट्राइप हो गई, सेकंड स्ट्राइप हो गई, यहां भी आपकी क्या 1 स्ट्राइप हो गई, सेकंड स्ट्राइप हो गई। आपकी 2 स्ट्राइप, 4 स्ट्राइप, 6 स्ट्राइप, 8 स्ट्राइप तक हो सकती है भाई। कि जब आप 6 से 8 स्ट्राइप के बाद आप क्या करते हो, बीच में एक डेड फर्रो छोड़ देते हो, यानी क्या विदाउट कल्टीवेशन के क्या छोड़ देते हो आप, बीच में खाली जगह या आप एम्प्टी फील्ड छोड़ देते हो भाई। वो आपके किसका काम करता है, डेड फर्रो का काम करता है। इसकी जो डेप्थ होगी वो क्या होगी, इनके मुकाबले ज्यादा होगी भाई। यानी जो आपकी स्ट्राइप है ये क्या होगी, एज ए रिज का काम करेगी, और जो डेड है वो किसका, डेड फर्रो है वो किसका काम करेगा, फर्रो का, यानी इसकी डेप्थ होगी। अब जब भी आपका एक्सेसिव वाटर आएगा वो क्या करेगा, किसके अंदर आएगा, आपके फर्रो के अंदर। और फर्रो क्या करेगा, इनफिल्ट्रेशन को इंक्रीज करेगा, परकोलेशन को इंक्रीज करेगा, और जो वाटर है उसको एज ए मॉइस्चर स्टोर करेगा आपके। तो आपका जो डेड फर्रो है वो फील्ड में कब बनता है भाई, देखिए, A open trenches left in between 2 adjacent stripes of land after finishing plowing is called dead furrow। कि हमने प्लोविंग फिनिश कर दी, हमने क्रॉप्स की सोविंग कर दी, क्रॉप्स की स्ट्राइप रेडी कर दी, बट हमने क्या छोड़ दिया, बीच में जगह छोड़ दी, यानी फर्रो छोड़ दिया। एडजेकेंट स्ट्राइप्स, एक स्ट्राइप ये, एक स्ट्राइप ये, दोनों स्ट्राइप के बीच में छोड़ दिया हमने। ये हमारी क्या, ये ओपन ट्रेंचेज होगी भाई।
कैसी ट्रेंचेज है आपकी, ओपन ट्रेंचेज की बात करेंगे। यानी अब जो आपके इस टाइप्स के अंदर जो एक्सेसिव वाटर आएगा वो कहां आएगा, आपके डेड फर्रो के अंदर आएगा भाई। और ये डेड फर्रो आगे जाके किससे कनेक्टेड होगा, आपके स्टोरेज फैसिलिटी से। और स्टोरेज फैसिलिटी से आपका क्या होगा, वहां जाके हम वाटर कलेक्शन कर लेंगे और जब भी हमारा प्रलोंग्ड ड्राई स्पेल आएगा उसे एज ए लाइफ सेविंग इरिगेशन अप्लाई कर देंगे भाई। एट द टाइम ऑफ सोविंग और इमीडिएटली आफ्टर सोविंग deep furrow of 20 centimeter depth are formed at interval of 6 to 8 row of crops। यही मैंने आपसे कहा कि जो क्रॉप्स की कितनी रो है आपकी, 6 to 8 रो है क्रॉप की। यानी एक स्ट्राइप आपकी इधर और दूसरी इधर, इन दोनों के बीच में हम क्या 20 सेंटीमीटर डीप फर्रो छोड़ देते हैं भाई। ये आप एट द जब आप फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तब छोड़ दोगे या बाद में छोड़ दोगे, याद रहेगा भाई कि या तो आपने क्या किया, जब भी फील्ड के लिए प्रिपेयर किया तभी आपने डेड फर्रो बना दिया। ये आपको लगा कि मुझे डेड फर्रो बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे ड्रेनेज की जरूरत नहीं है, ड्राउट आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे, नहीं बनाओगे। बट अचानक से आपका क्या आ गया, ड्राउट आ गया, तो तब भी क्या कर सकते हो, आपने डेड फर्रो बना दिया भाई। बट उस टाइम आपका इतना एडवांटेज नहीं होगा जितना एडवांटेज आपका पहले होगा। क्यों, क्योंकि जब आपका ड्राउट आ गया तो अब तो आपके पास वैसे भी मॉइस्चर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो किसको आपका जो फर्रो है वो किसको एज ए मॉइस्चर स्टोर करेगा। आप फर्रो कब बनाओगे, डेड फर्रो, जब आपका एक्सेसिव रेनफॉल आएगा तब आपके फर्रो के अंदर जो वाटर कलेक्शन होगा और ये इनफिल्ट्रेट होगा, परकोलेट होगा। इससे क्या होगा, आपका जो फील्ड के अंदर क्या होगा, जो आपकी सोइल मॉइस्चर है उसमें वाटर एज ए मॉइस्चर स्टोर होगा। जब भी प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल होगा उस टाइम क्या करेगा, आपकी जो सोइल मॉइस्चर है वो प्लांट को वाटर सप्लाई करेगी। इससे आपकी जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है वो भी इंक्रीज होगी भाई। The dead furrow can also be formed between two row of the crops before the start of heavy rains, यानी सितंबर अक्टूबर। It can be done with wooden plow mostly in red soil. The dead furrow increase the infiltration opportunity time। यही कहा मैंने आपको कि किससे, एक तो वुडन प्लाउ से बनता है, दूसरा आपका क्या इनफिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम को भी इंक्रीज करता है। कौन सा, आपका डेड फर्रो। ये भी मैंने आपसे कहा कि आप स्टार्टिंग में भी बना सकते हो या आप क्रॉप की सोविंग के बाद भी बना सकते हो भाई। ये चीजें अगर आपकी क्लियर हो गई हो तो मैं आगे चलूं। डेड फर्रो ऑफ 2.4 to 3.6 मीटर आर इफेक्टिव इन सेलो रेड सोइल ऑफ अनंतपुर आंध्र प्रदेश फॉर इंक्रीजिंग ग्राउंड नट। कि जो आपकी अनंतपुर आंध्र प्रदेश का जिला है अनंतपुर, जो अपने आप में बड़ा फेमस है किसके लिए, ग्राउंड नट प्रोडक्शन के लिए। ग्राउंड नट प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है कौन सा, आपका डेड फर्रो। कितने मीटर का, आप 2.4 to 3.6 मीटर का। यानी क्या है, ये आपके ग्राउंड नट की स्ट्राइप है भाई। इसमें मैंने किसकी ग्रोविंग कर रखी है, मैंने ग्राउंड नट की। ये दूसरी स्ट्राइप है आपकी, इसके अंदर आपकी कितनी 6 से 8 तक क्या होगी, रो होगी भाई। कितनी रो होगी, 6 से 8 तक रो होगी। आपने बीच में कितने मीटर का, आपने लगभग कितना 2.4 से 3.6 मीटर का क्या छोड़ दिया, डेड फर्रो छोड़ दिया भाई। अब इसके अंदर क्या आपका वाटर कलेक्शन होगा कि जब भी आपका क्या रख दिया इसने, जो आपका जो बेड है उसका आपने जो स्लोप रखा, ग्रेडियंट रखा, वो किधर, फर्रो की ओर रखा। अब जैसे आपका वाटर आएगा फील्ड के अंदर, जो रेनफॉल होगा, जितना मॉइस्चर आपकी जो सोइल है जितना रिटेन कर सकती है उतना आपके बेड के अंदर रिटेन कर लेगी, बाकी कहां आ जाएगा, आपके फर्रो के अंदर। ये फर्रो उसको इनफिल्ट्रेट कर देगा, यानी जो इनफिल्ट्रेट अपॉर्चुनिटी टाइम है उसको इंक्रीज कर देगा। और जब भी प्रलोंग्ड ड्राई स्पेल आएगा तब जाके क्या करेगा, जो एजे स्टोर है मॉइस्चर में वो किसको सप्लाई करेगा, प्लांट को सप्लाई करेगा। एक तो आपका क्या सरफेस रन ऑफ होता, सरफेस रन ऑफ होकर आपके जो वाटर लॉसेज होते कोई काम का नहीं होता। अब इसको हमने क्या कर दिया, सोइल के अंदर ही स्टोर कर दिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, इन सिटू सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। क्यों, क्योंकि हमने इसको कहीं नहीं भेजा, फील्ड के अंदर ही अंदर हमने क्या कर दिया, इसको स्टोर कर दिया एज ए सोइल मॉइस्चर। चलिए भाई आगे, कंपार्टमेंटल बंडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपार्टमेंटल बंडिंग। डेड फर्रो में भी आप भाई इंटरक्रॉपिंग फॉलो कर सकते हो। कंपार्टमेंटल बंडिंग से मेरा क्या मतलब है, हम फील्ड को किसके अंदर डिवाइड कर देते हैं, बेसिन के अंदर। किसके अंदर, बेसिन के अंदर हम डिवाइड कर देंगे किसको, फील्ड को। ये बेसिन आपकी कितनी हो सकती है भाई, ये देखिएगा मेरी तरफ, ये क्या है मेरा, ये बेसिन है भाई। बेसिन की बात कर लीजिए, मैंने बेसिन बना दिया, कौन सा फॉर्म है, स्क्वायर शेप के अंदर बेसिन बना दिया। कितने साइज का हो सकता है आपका, 5 into 5 to 10 into 10, कि आपका कितना, या तो 5 into 5 मीटर का हो सकता है या आपका 10 into 10 मीटर का हो सकता है। किसकी बात कर रहे हैं, कंपार्टमेंटल बंडिंग की। यानी जो फील्ड है उसको हमने किसमें डिवाइडेड कर दिया, हमने बेसिन के अंदर डिवाइड कर दिया। अब जो इसकी बंड्स है,
ये बेसिन की क्या है, ये बंड्स की बात करेंगे या किसकी, बंड्स या किसकी बात कर, रिज लाइन, बंड्स कह दीजिए या रिज लाइन की बात कर दीजिए। किसकी बात करेंगे, बंड्स की बात करेंगे। अब इन बंड्स की जो आपकी विड्थ होगी और जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। स्मॉल बंड्स ऑफ 15 सेंटीमीटर विद एंड 15 सेंटीमीटर हाइट आर फॉर्म्ड। यानी इसकी जो मोटाई है, किसकी बात करेंगे, बंड की बात करेंगे भाई। हमने क्या कर दिया, कंपार्टमेंटल बंडिंग, ये मैंने बंड बना दी। इस बंड की जो आपकी विड्थ की बात करें, विड्थ कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर है और डेप्थ भी कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर है। यानी विड्थ की बात कर लीजिए कितनी, 15 सेंटीमीटर, यही है। दूसरी किसकी बात करें, अगर डेप्थ की बात करें, डेप्थ भी आपकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है भाई, यही है। यानी जो आपकी बेसिन है, इस बेसिन का जो बीच वाला पोर्शन होगा, ये बीच वाला पोर्शन तो कैसा होगा आपका, ऊपर उठा हुआ पोर्शन होगा, और बंड के पास का जो रीजन होगा ये क्या होगा, 15 सेंटीमीटर गहरा होगा। अब जब भी आपके रेनफॉल होगा तो जितना वाटर आपका सोइल एज ए मॉइस्चर स्टोर करेगी उतना कर लेगी। एक्सेसिव वाटर होगा वो कहां पे, इस बंड के आसपास में आके कलेक्ट हो जाएगा या एक्यूमुलेट हो जाएगा भाई। इस बंड में आके क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया आपका। यानी इस बेसिन से हमने वाटर को बाहर नहीं जाने दिया, हमने कहां स्टोर कर लिया, बंड्स के अंदर ही। अब इसमें बंड्स के पास में हमने क्रॉप्स की ग्रोविंग तो नहीं करी है। अब यहाँ पे अगर वाटर का कलेक्शन भी हो रखा है तो हमारे क्रॉप के स्टेम को भी कोई नुकसान नहीं है, किसी प्रकार की कोई डिजीज वगैरह नहीं है, या वाटर की वजह से जो भी डिजीज है वो नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि हमें जो यहाँ पे रेनफॉल है, यहाँ पे कोई क्रॉप ग्रोविंग नहीं है जहां भी वाटर कलेक्शन हो रहा है। क्रॉप ग्रोविंग है वो विथ इन द कंपार्टमेंटल बंड्स, की कंपार्टमेंटल बंड्स के अंदर क्रॉप ग्रोविंग है जहां पे आपका मॉइस्चर क्या है, ऑप्टिमम मॉइस्चर। अब हमने धीरे धीरे यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन टाइम इंक्रीज हो रहा है और इन अपॉर्चुनिटी टाइम इंक्रीज हो रहा है। अपॉर्चुनिटी टाइम इंक्रीज हो रहा है तो एजे आपका सोइल मॉइस्चर स्टोर हो रहा है। अब धीरे धीरे आपका जो सोइल मॉइस्चर स्टोर हो जाएगा और तब भी आपका प्रलोंग्ड ड्राई स्पेल आएगा, ये किसका काम करेगा, आपके मॉइस्चर सप्लाई का काम करेगा। तो लेंथ ऑफ ग्रोविंग पीरियड क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा भाई। एक तो आप अगर पूरे बेसिन के अंदर वाटर एक्युमुलेशन करते, वाटर का कलेक्शन करते पूरी बेसिन के अंदर, तो इवापोरेशन ज्यादा होता। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा था वाटर का जितना सरफेस एरिया उतना ज्यादा आपका इवापोरेशन लॉसेज। अब हमने क्या कर दिया, वाटर का सरफेस एरिया ओनली 15 सेंटीमीटर कर दिया साइड में। बाकी फील्ड कैसा है हमारा, बाकी फील्ड में हमारा वाटर सरफेस मौजूद नहीं है, या हमारा जो फील्ड है वो वेट है। एक टाइम के बाद अपर सरफेस जब आपकी ड्राई हो जाएगी उसके बाद इवापोरेशन नहीं होगा बीच वाले पोर्शन से। अब क्या होगा, ओनली साइड वाले पोर्शन से इवापोरेशन होगा, बट ये क्या होगा, आपका इनफिल्ट्रेशन रेट भी आपकी ज्यादा होगी, अपॉर्चुनिटी टाइम भी ज्यादा होगा। ये भी क्या कर देगा, आपके लेंथ ऑफ ग्रोविंग पीरियड इंक्रीज कर देगा। किसका एग्जांपल है, आपके कंपार्टमेंटल बंडिंग का। तो समझ गए भाई कंपार्टमेंटल बंडिंग का मेरा क्या मतलब है। ये आपके क्लोज ग्रोविंग्स के लिए भी सुटेबल हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमने बेसिन बनाई है और बेसिन हमेशा क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए सुटेबल होती है। क्यों, क्योंकि इतने एरिया में हम चाहे मल्टीपल लाइन सोविंग करें या सिंगल लाइन सोविंग करे, वो क्या है, हमारी मर्जी है भाई, हो सकता है। देखिएगा बोथ, देखिए हाइट एंड आर फॉर्म्ड इन बोथ डायरेक्शन टू डिवाइड द फील्ड इनटू स्मॉल बेसिन्स और कंपार्टमेंटल ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप ऑफ 6 to 6 मीटर टू 10 into 10 मीटर साइज यूजिंग बंड फॉर्मर। यही मैंने आपसे कहा कि जो कंपार्टमेंटल बंड है उसकी साइज क्या होगी, आपकी 6 into 6 to 10 into 10 मीटर। बट मोस्टली आमतौर पे जो ऑप्टिमम साइज है वो कितनी, आपकी 8 into 5 मीटर होती है भाई। लिख लीजिएगा कितनी, 8 into 5 मीटर ये आपकी ऑप्टिमम या एवरेज साइज होता है भाई। दे आर यूजफुल फॉर टेम्पररी इंपाउंडिंग ऑफ रेन वाटर which facilitate high infiltration resulting in high moisture storage in the soil। यानी मैंने आपसे क्या कहा, they are useful for temporary impounding of rain water which facilitate high infiltration। यही मैंने आपको कहा कि बंड के चारों ओर क्या करेगा, वाटर को इंपाउंड कर लेगा, यानी वाटर को कलेक्ट करके रखेगा भाई। और ये कलेक्ट करके रखेगा तो जो इनफिल्ट्रेशन टाइम है या जो अपॉर्चुनिटी टाइम है उसको इंक्रीज करेगा, और उसको इंक्रीज करेगा तो सोइल में जो मॉइस्चर कंजर्वेशन है वो भी आपका इंक्रीज होगा, या जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी इंक्रीज होगा भाई। हाई मॉइस्चर स्टोरेज इन द सोइल recommended for black soil with a slope of 0.5 to 1%। यानी आपकी जो कंपार्टमेंट बंडिंग के लिए जो ग्रेडियंट होगा या जो स्लोप की बात करें वो कितना, 0.5 to 1% होना चाहिए भाई। अगर इससे ज्यादा अगर किसकी बात करें, अगर आपके स्लोप की बात करें तो वो आपका सुटेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपका स्लोप 3% या 4% रहा
तो चारों ओर आपका पानी कलेक्शन होने के बजाय क्या होगा, आपका पानी एक साइड में आके एक्युमुलेट हो जाएगा, जिधर आपका ज्यादा स्लोप है उधर ही आके पानी एक्युमुलेट होगा भाई, इसलिए इसके अंदर स्लोप है ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेज, सनफ्लावर, सोरगम परफॉर्म वेल इन दिस टाइप ऑफ बंडिंग्स। याद रहेगा भाई, इस प्रकार के जो क्रॉप्स है वो ज्यादा सुटेबल है किसके लिए, कंपार्टमेंटल बंडिंग के लिए, मेज, सोरगम एक्सेट्रा एक्सेट्रा भाई। याद हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिएगा भाई। कंपार्टमेंटल बंडिंग इज एन इफेक्टिव मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर इन ड्राई लैंड, इट इज सुटेबल फॉर लेसर रेनफॉल एरियाज एंड द स्लोप इज लेस देन 1%। पहले मैंने आपसे कह दिया कि जो स्लोप कितना होना चाहिए, 0.5 to 1%, यानी क्या, लेस देन 1% लेस वाले स्लोप वाले रीजन के अंदर ही किसको फॉलो कर सकते हैं, कंपार्टमेंटल बंडिंग को। और साथ ही कहां, जहां पे आपका लेस रेनफॉल होता है। अगर ज्यादा रेनफॉल होगा तो क्या होगा भाई, बताइए मुझे, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किसकी बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किसकी बात करेंगे, ड्रेनेज फैसिलिटी की, किसकी बात करेंगे, ड्रेनेज। इसके अंदर हमने क्या, फर्रो नहीं बनाया भाई, क्या नहीं बनाया हमने, फर्रो नहीं बनाया। जो हमारा बेसिन है, इस बेसिन के अंदर अगर ज्यादा आपका रेनफॉल होगा, यानी हाईली रेनफॉल होगा, तो बेसिन के अंदर क्या, पूरी तरह जो बेसिन है उसमें वाटर कलेक्ट हो जाएगा, यानी वाटर एक्युमुलेशन हो जाएगा। इतने टाइम तो जो बंड्स के चारों ओर वाटर एक्युमुलेट हो रहा था, अब ज्यादा रेनफॉल होगा तो क्या, आपके पूरे बेसिन के अंदर क्या, पूरी जो बेसिन है वो किसके साथ भर जाएगी, आपके वाटर के साथ। साइड में भी बेसिन है, इधर भी बेसिन है, सारे बेसिन किसके साथ भर जाएंगे, वाटर के साथ। और आपका पूरा जो फील्ड है उसमें क्या हो जाएगा, आपका वाटर एक्युमुलेट हो जाएगा भाई। इसलिए क्या, जो आपके लो रेनफॉल या लेस रेनफॉल एरिया है, उन्हीं के लिए क्या सुटेबल है, आपका कंपार्टमेंटल बंडिंग भाई। यही सारे कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। नेट जेआरएफ का एग्जाम है भाई, आपका किसी यूजी का एग्जाम नहीं है। द लैंड आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल कंपार्टमेंट्स विथ द डायमेंशन ऑफ 8 into 5 स्क्वायर मीटर। यही मैंने आपसे कहा कि डायमीटर कितना होगा, 8 into 5 स्क्वायर मीटर। स्मॉल कंपार्टमेंट्स एक्ट एज डैम एंड स्टोर द रेनफॉल रिसीव्ड इन द कंपार्टमेंट्स फॉर लॉन्गर पीरियड। यही मैंने आपसे कहा कि जो कंपार्टमेंट्स है वही आपके किसका काम करता है, वाटर स्टोरेज का काम करता है, डैम्स का काम करता है, इन सब का काम करता है भाई। आगे की बात कीजिए, आगे क्या है आपका, इट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। क्यों, क्योंकि क्या होगा, वाटर एक्युमुलेशन होगा तो आपके सोइल के अंदर क्या, जो मॉइस्चर कंटेंट को भी इंक्रीज करेगा, इससे क्या होगा, आपके सोइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी भाई। इट कैन बी फॉर्म्ड वाइल प्लोविंग इटसेल्फ और बिफोर अर्ली सोविंग। या तो आप क्या कर दो, क्रॉप की सोविंग से पहले, या क्या जब प्लोविंग करोगे तब किसको फॉर्म करेंगे हमें, या फिर किसकी बात करेंगे, बिफोर अर्ली सोविंग। यानी जैसे आप सोविंग करोगे तब आप कंपार्टमेंटल बंडिंग तैयार कर लो, या कब कर सकते हो कि जब आपने सोविंग कर दी, सोविंग के आप क्या, तुरंत बाद, यानी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ, जर्मिनेट होने से पहले भी आपने क्या कर दिया, कंपार्टमेंटल बंडिंग को रेडी कर लिया भाई। रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ क्रेक्स, इट विल ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ कंटूर बंडिंग। क्या रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ क्रेक्स, कि जो क्रेक्स का फॉर्मेशन है उसको भी रिड्यूस करता है कौन सा, आपका कंपार्टमेंटल बंडिंग। ये क्या है, ये जो डिसएडवांटेज है उसको रिड्यूस करता है कौन, आपका कंपार्टमेंटल बंडिंग। याद रहेगा भाई। आगे चलिए भाई, स्कोपिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोपिंग? स्कोपिंग का मतलब जानते हो भाई, स्कोपिंग क्या होता है आपका? स्कोपिंग का मतलब मेरा क्या है, डिप्रेशन बना देंगे। क्या, कि हमारे फील्ड के अंदर जो एक्सेसिव वाटर आया, मान लो कोई रेनी डेज हुआ, रेनी डेज में अच्छा खासा आपका रेनफॉल होगा, अच्छा खासा रेनफॉल होगा तो आपका सोइल में सेचुरेटेड कंडीशन आने के बाद आपका एक्सेसिव वाटर या स्टैंडिंग वाटर आएगा। यानी उस एक्सेसिव वाटर के कंट्रोल के लिए हम क्या बना देंगे, डिप्रेशन या पिट्स बना देंगे। किसके अंदर, आपके फील्ड के अंदर। हमने पिट्स के अंदर डिप्रेशन बना दिए, या हमने पिट्स बना दिए, हमने ट्रेंचेज बना दी, डाइक्स बना दी, डिचेज बना दी। इससे क्या होगा, आपका इनफिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा। इनफिल्ट्रेशन इंक्रीज होकर आपके क्या, इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन और सीपेज के जरिए वाटर किसके अंदर जाएगा, आपके डिप्रेशन के अंदर जाएगा। और डिप्रेशन क्या करेगा, आपके वाटर को स्टोर करके रखेगा भाई। यानी आपकी जो मॉइस्चर है, सोइल में मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करेंगे कौन, आपके डिप्रेशन। तो डिप्रेशन और साथ ही किसका काम करेगा, आपके किसके काम बात करेंगे, आपके वाटर रिमूवल, या किसके बात करेंगे, ड्रेनेज। किसका काम करेगा, ड्रेनेज। यानी एक्सेसिव वाटर है, उस एक्सेसिव वाटर का एक्युमुलेशन कर लेगा किसके अंदर, डिप्रेशन के अंदर। तो आपके ड्रेनेज का काम भी करता है कौन, स्कोपिंग, और मॉइस्चर कंजर्वेशन का काम भी करता है। जिन डाइक्स में वाटर एक्युमुलेशन हो रखा है
प्रलोंग्ड ड्राई स्पेल के दौरान क्या करेगा, वो जो मॉइस्चर है कैपिलरी फोर्स की वजह से क्या आपके ऊपर आएगा और जो प्लांट रूट्स है उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी या अपटेक कर लेगी भाई। यही क्या है आपका स्कोपिंग। Scoping the soil surface to form small depression or basins help in retaining rain water on the surface for longer period। यही मैंने आपसे कहा कि हम क्या करेंगे कि आपका जो गड्ढे बना दिया, अब आपके गड्ढे में क्या जो वाटर है वो 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर एकोमुलेट हुआ, अब वो लंबे टाइम तक रहेगा भाई डिप्रेशन के अंदर, और उसी डिप्रेशन से क्या कैपिलरी फोर्स की वजह से जो प्लांट रूट्स है उनको वाटर मिलता रहेगा और प्लांट रूट्स वाटर अपटेक करती रहेगी। इस तरीके से भी हम लेंथ ऑफ ग्रोविंग इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक तो आपके पूरे फील्ड के अंदर वाटर होता, यानी वाटर का सरफेस एरिया होता, वाटर का सरफेस एरिया ज्यादा होता तो इवापोरेशन भी ज्यादा होता। अब पूरे फील्ड के अंदर वाटर नहीं है, वाटर कहां है, डिप्रेशन के अंदर, यानी सरफेस एरिया वाटर का बहुत कम है, इसलिए इवापोरेशन लॉसेस भी रिड्यूस होंगे। इससे आपका क्या मॉइस्चर कंजर्वेशन होगा भाई। जिंक टेरेसिंग और कंजर्वेशन बेंच टेरेसिंग, किसकी बात करेंगे, जिंक टेरेसिंग या कंजर्वेशन बेंच टेरेसिंग। जानते हो भाई इसका मतलब, ये यूजी में आप फर्स्ट ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो क्या, जिंक टेरेसिंग और किसकी बात करेंगे, बेंच टेरेसिंग। बेंच का क्या मतलब है भाई, कुर्सी की बात करते हैं आमतौर पे। बेंच क्या है, बैठने के लिए हमारा जो कुर्सी है वो क्या है, हमारा बेंच है भाई। किसकी बात करेंगे, स्लोप की, जहां पे क्या होगा आपका स्लोप ज्यादा होगा, जहां पे आपका स्लोप क्या है, जहां पे आपका हाईली जो स्लोप्ड एरिया होगा या हाई ग्रेडियंट एरिया होगा, वह हम केंसी मेथड फॉलो करते हैं, जिंक टेरेसिंग या बेंच टेरेसिंग। इससे मेरा क्या मतलब है कि जहां पे आपका स्लोप होगा उस स्लोप पे हम क्या बना देंगे भाई, बेंच बना देंगे। क्या बना देंगे, बेंच बना के हम क्या करेंगे, कल्टीवेशन, जो आपकी कंटूर फार्मिंग है वो किसका एग्जांपल है, जिंक या बेंच टेरेसिंग का एग्जांपल है। किसके द्वारा डेवलप किया गया, आपके AW जिंक इन यूएसए। जो आपका जिंक टेरेसिंग है उसको किसके द्वारा डेवलप किया गया, आपके AW जिंक इन यूएसए। यूएसए के जो AW जिंक है उनके द्वारा किसको डेवलप किया गया, जिंक टेरेसिंग को। देखो जिंक टेरेसिंग और बेंच टेरेसिंग भी भाई दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में किसका स्लोप या ग्रेडियंट का डिफरेंस है भाई। बेंच टेरेसिंग कहां एडॉप्ट करते हैं, जहां पे जो लैंड का स्लोप कितना 16 to 33% होगा, कितना 16 to 33%, कि जिस लैंड का स्लोप 16 से 33% के बीच है वहां पे कौन सा, बेंच टेरेसिंग। जिसका स्लोप 16% से कम है वहां कौन सा फॉलो करते हैं, जिंक टेरेसिंग। इन दोनों में ये मेजर डिफरेंस है भाई। A terrace is an earth embankment constructed across the slope to control runoff and minimize soil erosion. A terrace acts as a intercept to land slope and divides the sloping land surface into stripes. देखिएगा भाई, ये फोटो देखिएगा आप, हमने क्या किया, पहाड़ी एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, जिसका जो स्लोप है ग्रेडियंट है वो क्या है, हाईली ग्रेडियंट है। अब इसके अंदर अगर मैं इस टाइप से अगर मैं क्रॉप की सोविंग करना चाहूं तो जो वाटर का रेनफॉल यहां होगा वो सीधा क्या होगा, नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपका एक तो वाटर कलेक्शन नहीं होगा, दूसरा क्या सोइल इरोजन को भी इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि जब वाटर स्ट्रीम्स के अंदर नीचे आएगा तो अपने साथ सोइल के पार्टिकल्स भी लेके आएगा, यानी वाटर इरोजन को भी इंड्यूस करेगा भाई। इसलिए मैंने क्या किया, वाटर इरोजन और मॉइस्चर कंजर्वेशन दोनों का मैंने, वाटर और मॉइस्चर दोनों का सोइल और मॉइस्चर दोनों का मैंने कंजर्वेशन करने के लिए किसको एडॉप्ट कर लिया, मैंने बेंच टेरेसिंग को। यानी मैंने अपने लैंड को किसके अंदर डिवाइडेड कर दिया, स्ट्राइप्स के अंदर, यानी एम्बैंकमेंट स्ट्राइप्स के अंदर। यानी मैंने क्या बना दिया, जो मिट्टी से मैंने क्या बना दी, स्ट्राइप्स बना दी भाई, किसके अकॉर्डिंग, स्लोप के अकॉर्डिंग, यानी सीढ़ीदार खेती। क्या बना दी मैंने, सीढ़ियां बना दी। जो जो आपकी स्ट्राइप है उसका जो, उसके अगर मैं ग्रेडियंट या स्लोप की बात करूं वो कैसा होगा, एक जैसा होगा। यानी जो ये स्ट्राइप है इसका लेवल बिल्कुल एक जैसा होगा, इस स्ट्राइप का लेवल बिल्कुल एक जैसा होगा, इसका लेवल बिल्कुल एक जैसा होगा। अब इस स्ट्राइप का पानी इधर नहीं आएगा सीधे, इसका पानी सीधे इधर नहीं आएगा, इसका इधर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने आगे क्या बना दी, बंड बना दी भाई। अब अगर आपका जो भी रेनफॉल हुआ, इस रेनफॉल से पहले आपके इसके अंदर वाटर आया, अगर ये भर गया आपके, तो क्या करेंगे हम, एक वाटर जो ड्रेनेज फैसिलिटी रिमूवल रखेंगे कि उसका पानी इसके अंदर आएगा, उसका पानी इसके अंदर, या फिर क्या कर सकते हैं हम, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या कर सकते हैं, सीधे पानी को क्या नीचे स्ट्रीम्स के अंदर भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर रेनफॉल वाटर सफिशिएंट है तो हम क्या कर सकते हैं, जितना रेनफॉल वाटर जिस स्ट्राइप में गिरेगा वो उसके लिए उतना ही सुटेबल वाटर है। जो एक्सेसिव वाटर होगा उसको किसी भी पाइप या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से सीधा रिवर या किसी भी स्ट्रीम के अंदर क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं भाई।
और आपका जो विथ इन द स्ट्राइप क्या होगा, जो स्लोप है वो एक जैसा होगा भाई। ये आपके किसके लिए, अगर आपका हाईली रेनफॉल एरिया या क्ले सोइल है तो वो किसके लिए फॉलो कर सकते हो, राइस के लिए भी फॉलो कर सकते हो। किसके लिए, राइस प्लांटिंग के लिए भाई। सैंडी सोइल में हम कंटूर फार्मिंग नहीं करते, क्यों, क्योंकि आप उससे बंडे नहीं बना सकते, उसके जो सोइल मोलिक्यूल्स है, वो पार्टिकल्स है, वो स्टिकी नहीं होते भाई। और जो स्टिकी नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जो बेंच टेरेसिंग बनाओगे वो नहीं बन पाएगी, किससे, आपके सैंडी सोइल से। तो बेंच टेरेसिंग के लिए कौन सी सोइल आपकी क्ले और रेड सोइल सुटेबल होती है भाई। तो समझ आया कि भाई कंटूर और बेंच टेरेसिंग का क्या मतलब है। देखिएगा, जिंग टेरेसिंग इज प्रैक्टिस इन लो टू मीडियम रेनफॉल एरिया आज इन ब्लैक सोइल विथ कंटूर बंड्स। यही मैंने आपको कहा कि कंटूर बंड्स के साथ क्या, जो आपकी ब्लैक सोइल है विथ लो या लो टू मीडियम रेनफॉल एरियाज, वहां पे फॉलो करते हैं कौन सा, आपका जिंग टेरेसिंग। क्या आपका मीडियम टू लो टू मीडियम रेनफॉल एरिया होगा और क्ले सोइल होगी, वहां पे हम किसको फॉलो करेंगे, आपके जिंक टेरेसिंग को, जहां का स्लोप क्या होगा, लेस देन 16%, यानी 3 से 16% तक स्लोप में फॉलो करते हैं भाई। बेंच टेरेसिंग आर सुटेबल वेयर सोइल डेप्थ इज मोर देन 21/2 फीट एंड इट कैन बी लेड इन स्लोपी लैंड रेंज फ्रॉम 16.67 टू 33%। यानी जिस लैंड का स्लोप कितना 16 टू 33%, यानी 16 से 33% होगा, वहां किसको फॉलो करते हैं, बेंच टेरेसिंग। और जहां 3 से 16% होगा, वहां किसको फॉलो करेंगे, जिंग टेरेसिंग को। कौन सी, कंटूर बंड का हेल्प लेते हैं भाई इसके अंदर, किसका, कंटूर बंड का, ताकि एक स्ट्राइप से दूसरे स्ट्राइप्स में जो वाटर है उसकी एंट्री नहीं हो। हालांकि इन्फिल्ट्रेशन और सीपेज के जरिए एंट्री होगी, बट मैं किसकी बात कर रहा हूं कि डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी। डायरेक्ट एंट्री हो गई, आपकी बंड टूट गई, बंड टूटने से आपका क्या है, सोइल जो इरोजन है वो इंड्यूस होगा, वाटर इरोजन इंड्यूस होगा और आपकी जो स्ट्राइप्स है वो टूट जाएगी भाई। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, कंटूर बंड का, किसको, आपके जो वाटर है उसको रोकने के लिए भाई। Usually during medium rainfall years, water intensive crop like paddy are cultivated in the leveled portion, यानी receiving area, while dry crops are cultivated in the unleveled या donor area की बात करेंगे भाई। कि जो आपकी कौन सी क्रॉप्स की बात करूं मैं, आपकी अगर आपकी जो जो ड्राई क्रॉप्स है, उन ड्राई क्रॉप्स को हम क्या अनलेवल्ड एरिया के अंदर भी फॉलो कर सकते हैं। बट जो आपकी राइस है, राइस के अंदर हमेशा क्या आपको वाटर, स्टैंडिंग वाटर रखना पड़ता है। इसके लिए क्या, जो आपकी स्ट्राइप है उसका एरिया बिल्कुल क्या लेवल्ड होना चाहिए, कि एक स्ट्राइप का एरिया कैसा, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। उससे क्या होगा, पूरी स्ट्राइप के अंदर सिमिलर वाटर का एकोमुलेशन रहेगा और प्लांट को प्रॉपर वाटर मिलता रहेगा। अगर आपकी ड्राई क्रॉप से बाजरा है, कहीं कम होगा कहीं ज्यादा भी होगा, यानी इतना लेवल्ड लैंड की भी जरूरत नहीं है, अनलेवल्ड लैंड होगा तो भी चलेगा भाई। यानी पर आपकी क्या है, इसके अंदर बंड्स का यूज करेंगे ताकि क्या हो, आपका वाटर इरोजन इंड्यूस नहीं हो भाई। ये क्या है आपका बेंच टेरेसिंग या जिंग टेरेसिंग। ये हमने कौन सी मेथड्स के बारे में बात की, इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन मेथड्स की बात की भाई। अगला जो चैप्टर है वो मैकेनिकल या इंजीनियरिंग मेथड के बारे में है, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे भाई, कल के लेक्चर में देखेंगे। बाकी आप सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जिस किसी को नहीं समझ आया होगा, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत है, वो मुझे पूछ लेगा भाई, वो मुझे कमेंट में टाइप करके पूछ लेगा कि सर मुझे ये समझ नहीं आया भाई।